हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सम्राट हर्षवर्धन, जिनका काल था 606 से 647 ईस्वी तक। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे, जिन्होंने क्या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के एक बहुत ही बड़े हिस्से पे शासन किया था। किन्होंने? हमारे सम्राट हर्षवर्धन ने। बात करें उनके शासनकाल की, तो उनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। उनके वंश और राजधानी की बात करें तो हर्षवर्धन हमारे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे। किसके? पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के शासक थे। कौन? हर्षवर्धन। उनके वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेसर, जो हमारे हरियाणा थी, आप से याद रखेंगे। उनकी वंश की पहली प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेसर, यह हरियाणा में थी। जो हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है, हमारे कौन? थानेसर। बाद में कन्नौज भी इनकी एक महत्वपूर्ण राजधानी बन गई थी। किसको बनाया इन्होंने अपनी राजधानी? हमारी कन्नौज को। तो पहले हमारी थानेसर थी, जो हमारे हरियाणा में पड़ती है। दूसरी राजधानी हमारी कन्नौज थी, आपसे याद रखेंगे। और ये हमारे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक थे। अब हर्षवर्धन का पारिवारिक परिचय और प्रारंभिक जीवन की चुनौती के बारे में बात करें, तो हर्षवर्धन के परिवार, उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाओं ने उनके शासनकाल को दिशा तय की थी। जैसे उनके परिवार की बात करें, उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती था, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। आप इनके नाम आप याद रखेंगे। इनके परिवार के सदस्य कौन कौन थे? पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और बड़ी बहन का नाम राजश्री था। आप इनके नाम याद रखेंगे। शुरुआती घटनाओं की बात करें, जिन्होंने, जो हमारे हर्षवर्धन है, उनका जीवन ही बदल दिया था। जैसे प्रभाकर वर्धन का अभियान। प्रभाकर वर्धन जो उनके पिता थे, वो एक शक्तिशाली सम्राट थे। उन्होंने क्या राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों पे आक्रमण किया था। उन्होंने क्या राजस्थान तो किया ही किया था, उनके आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। फिर जो उनकी सिस्टर थी, बहन थी, राजश्री का विवाह, तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ करवा दिया था। आप इसे याद रखेंगे। उनकी बेटी थी, प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री का विवाह किससे हो गया? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। और ग्रहवर्मा की बात करें तो मोखरी वंश के शासक थे। कौन? ग्रहवर्मा कौन था? मोखरी वंश का शासक था। यह विवाह हमारे पुष्यभूति और मोखरी वंशों के बीच में एक राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक था। ये पुष्यभूति और मोखरी वंशों के बीच में क्या था? राजनीतिक गठबंधन। पारिवारिक त्रासदी की बात करें तो प्रभाकर वर्धन की बीमारी से आहत होने से, क्या बीमारी से आहत होकर उनकी पत्नी यशोमती ने आत्मदाह कर लिया था। क्यों? क्योंकि बड़े लंबे समय तक प्रभाकर वर्धन बीमारी से त्रस्त थे, बीमार हो गए थे। इस वजह से उनकी पत्नी यशोमती ने खुद को जला लिया था। कुछ समय बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। उनके गम में, उनकी पत्नी के गम में हमारे प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर ग्रह वर्मा की हत्या की बात करें, जो उनका जवाई था ग्रह वर्मा, उनकी बात करें, मोखरी वंश के शासक थे। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। देवगुप्त ने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया? जो हमारे हर्षवर्धन की बहन है राजश्री, उनको बंदी बना लिया था। फिर शशांक के समर्थन की बात करें तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने देवगुप्त का समर्थन किया था, ताकि वो ग्रहवर्मा की हत्या कर सके और राजश्री को बंदी बना सके। राज्यवर्धन की हत्या की बात करें तो अपने बहनोई ग्रहवर्मा की मृत्यु, क्या अपने बहनोई ग्रहवर्मा की मृत्यु और बहन राजश्री को बंदी बनाए जाने का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया। राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का बड़ा भाई। तो बड़े भाई ने क्या? देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। हालांकि बाद में शशांक ने धोखे से क्या किया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी, बड़े भाई की भी हत्या कर दी थी। तो हमारे ग्रहवर्मा क्या है? ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ देखें, जो शशांक था, शशांक ने हमारे देवगुप्त का समर्थन किया था। दोनों के दोनों मिले हुए थे, देवगुप्त और शशांक। तो देवगुप्त को तो हरा दिया था हमारे राज्यवर्धन ने, लेकिन फिर भी शशांक ने क्या? राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अब होता है हमारे हर्षवर्धन की एंट्री। जो साउथ का हीरो है हर्षवर्धन, एक तरह से इनकी एंट्री होती है और उनका साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अपने बड़े भाई और बहनों की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने मात्र 16 साल की उम्र में थानेसर की गद्दी संभाली और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कन्नौज पे नियंत्रण की बात करें तो भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज पे आक्रमण किया और उसने अपनी बहन राजश्री की रक्षा की, जो करावत से भाग निकली थी और विंध्या की जो जंगल है उनमें सती होने के लिए जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पति ग्रह वर्मा की तो मृत्यु हो गई थी, तो वह सती होने जा रही थी। उसकी रक्षा की हमारे किसने? हर्षवर्धन ने। और कन्नौज को अपने प्रभाव में ले लिया। बाद में कन्नौज उनकी दूसरी राजधानी बनती है। मतलब शुरुआत में क्या थानेसर की गद्दी संभाली, बाद में क्या कन्नौज की गद्दी संभाली, मतलब कन्नौज को राजधानी बना लिया। उत्तर भारत में विजय की बात करें तो हर्षवर्धन ने धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया और एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया।
किसने? बहुत ही कम समय में हर्षवर्धन ने। फिर गौड़ क्षेत्र पर विजय की बात करें तो संभवतः शशांक की मृत्यु हो जाती है। तो शशांक की क्या मृत्यु हो जाती है हमारे बंगाल के क्षेत्र के अंदर। तो उनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने गौड़ क्षेत्र मतलब बंगाल को भी जीत लिया था। अब प्राचीन काल में बंगाल को ही गौड़ क्षेत्र कहा जाता था, उस क्षेत्र को में हमारे हर्षवर्धन ने जीत लिया था। शशांक और बोधि वृक्ष की बात करें तो शशांक क्या है, भगवान शिव का अनुयायी था। और शशांक क्या था? भगवान शिव का अनुयायी था। और और क्या है? बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। उसने प्रसिद्ध बोधि वृक्ष जो हमारे गया में था, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको काटकर गंगा नदी में बहा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को काट के क्या गंगा नदी में बहा दिया था। किसने? शशांक ने। दक्षिणी भारत पे आक्रमण की बात करें तो हर्षवर्धन ने दक्षिणी भारत पर भी कई आक्रमण करने के प्रयास किए थे। हर्षवर्धन ने क्या दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने के कई प्रयास किए थे। एहोल अभिलेख की बात करें जो हमारे 634 ईस्वी का है, 634 ईस्वी के एहोल अभिलेख की बात करें तो हर्षवर्धन के दक्षिणी भारत अभियान के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी और सबसे अच्छी जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। आप इसे याद रखेंगे। एहोल अभिलेख की बात करें तो एहोल प्रशस्ति भी इसे कहते हैं। स्थान की बात करें तो एहोल अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य के, कहाँ? भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर में एहोल नामक स्थान से मिला है। एहोल अभिलेख क्या है? भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर में एहोल नामक स्थान से मिला है। रचयिता की बात करें तो यह अभिलेख हमारे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, जो हमारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में जैन कवि था। तो ये हमारे किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। और रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके दरबार में जैन कवि था कौन? रवि कीर्ति। तो उन्होंने हमारी ये एहोल प्रशस्ति, ये एहोल अभिलेख लिखा था। बात करें अभिलेख का क्या संबंध है उसकी बात करें तो ये हमारे अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। संबंध की बात करें, ये अभिलेख किसका है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का। तिथि की बात करें 634 ईस्वी का। बात करें इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी की बात करें तो रवि कीर्ति के द्वारा लिखित एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था, पराजित किया था। ये हमारे किससे पता चलता है? एहोल अभिलेख से। क्या पता चलता है? दोबारा से बताएं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था या हराया था। और यह हर्षवर्धन के दक्षिणी विजय अभियान को रोकने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इसके बाद हमारे हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की उपाधि की बात करें तो एहेल अभिलेख में हर्षवर्धन को उत्तरपथ स्वामी, क्या उत्तरापथ स्वामी मतलब उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है, जो उसकी क्या उत्तरी भारत में व्यापक शक्ति को दिखाता है। बात करें मैं सर्वधर्म सम्मेलन की तो हर्षवर्धन क्या है? धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन क्या था? धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। आयोजन की बात करें हर्षवर्धन ने कन्नौज में, क्या हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के विचारों को सुनना और सामंजस्य स्थापित करना। तो ये धर्म सम्मेलन था, तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के विचारों को सुनना और सामंजस्य स्थापित करना था। अध्यक्षता और विरोध की बात करें तो चीनी यात्री हेनसांग ने, क्या चीनी यात्री हेनसांग ने इस सर्वधर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। किसकी? हमारी जो सर्वधर्म सम्मेलन हमारे हर्षवर्धन ने शुरू किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चीनी यात्री हेनसांग ने। क्योंकि वो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महान विद्वान था, इसी कारण ब्राह्मणों ने इस सम्मेलन का विरोध किया था। क्या? क्योंकि जो बौद्ध धर्म का महान विद्वान जो हमारे हेनसांग है, उसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म को एक बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इनके दौरान क्या बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए हमारे ब्राह्मणों ने इस सम्मेलन का विरोध किया था। फिर महामोक्ष परिषद की बात करें तो हर्षवर्धन की एक और महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि महामोक्ष परिषद का आयोजन करना था। कि हमारे हर्षवर्धन क्या महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। इसके बारे में बात करें आयोजन की तो हर्षवर्धन के हर 5 साल में, क्या हर 5 साल के बाद में प्रयाग में, कहाँ पे? प्रयाग में, जो अब वर्तमान में प्रयागराज है, वहां पे महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। हर्षवर्धन के हर 5 साल में प्रयाग या फिर हमारे प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। बात करें इसका उद्देश्य की तो ये मूल रूप से एक दान वितरण समारोह था। महामोक्ष परिषद क्या थी? हमारी दान वितरण समारोह था, जहाँ हर्षवर्धन अपनी प्रजा और धार्मिक लोगों को बड़े पैमाने पे दान दिया करता था। हेनसांग की भागीदारी की बात करें तो हर्षवर्धन की छठी महामोक्ष परिषद में, क्या हर्षवर्धन की छठी महामोक्ष परिषद में हेनसांग ने भी हिस्सा लिया था, जिसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने वृत्तांत में किया था। जो उनका वृत्तांत था उसमें उन्होंने ये बताया था कि वे छठी महामोक्ष परिषद में हेनसांग ने हमारे जो हर्षवर्धन की जो छठी महामोक्ष परिषद थी उसमें हेनसांग भी आए थे।
फिर समस्त संपत्ति के दान की बात करें तो इस परिषद में हर्षवर्धन प्रयाग में अपनी समस्त संपत्ति दान दे देता था, जिसमें उनके निजी वस्त्र भी शामिल थे। मतलब निजी वस्त्र भी दान दे दिया करते थे। यह उनकी दानशीलता और त्याग की भावना को दिखाता है। फिर हेनसांग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हेनसांग कौन था? हेनसांग हमारे प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री था, जिसने क्या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। भारत के आने की बात करें तो हेनसांग 629 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया था। किससे? स्थल मार्ग से भारत आया था। उद्देश्य की बात करें तो वो हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से भारत आया था। किससे? बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए और हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो हेनसांग ने 3 साल तक हेनसांग ने 3 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कितने साल तक? 3 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का बहुत ही एक प्रमुख केंद्र था, बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था हमारे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय क्या? भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। कहाँ पे? नालंदा जिले के राजगीर में स्थित हमारे नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पे? बिहार राज्य के। अध्यापन की बात करें तो बाद में हिंसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक भी बन गया था, मतलब पढ़ाने लग गया था। हर्षवर्धन के संरक्षण की बात करें, हर्षवर्धन के संरक्षण की बात करें तो हर्षवर्धन ने हिंसा को संरक्षण प्रदान किया था और वो उनके दरबार में क्या काफी सम्मानित था। हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन ने क्या किया? हिंसा को संरक्षण प्रदान किया और वो हमारे क्या है उनके दरबार में काफी ज्यादा सम्मानित किए जाते थे। यात्रा अनुभव की बात करें तो हेनसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी और उसे भारत में यात्रा के दौरान 2 बार लूटा भी गया था, लेकिन फिर भी हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की थी और इसके प्रशासन व्यवस्था की जो प्रभावशीलता है उसको दिखाता है कि उनका प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त था, इसके बावजूद कि हेनसांग को 2 बार लूटा भी गया था। बात करें भीनमाल यात्रा की तो हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा भी की थी, जो हमारे भारत के राजस्थान के जालोर जिले में एक शहर है भीनमाल, उसकी भी यात्रा की थी। उनकी पुस्तक थी सी यू की। पुस्तक की बात करें तो हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, सी यू की पुस्तक थी हेनसांग की। बात करें पुस्तक की तो इस पुस्तक में हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम दिया है। क्या नाम दिया? शिलादित्य नाम दिया। किसने? हेनसांग ने। उनकी अपनी पुस्तक सी यू की में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक जो हमारे नरसिंह वर्मन है इनका भी उल्लेख किया गया है, जिससे क्या तत्कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डलता है कि उस समय कौन कौन से राजा हुआ करते थे। ये हमारे किससे पता चलता है? सी यू की से। हेनसांग के दूसरे नामों की बात करें तो हेनसांग को उनकी यात्राओं और विद्वता की वजह से हेनसांग को क्या उनकी यात्राओं और विद्वता की वजह से कई उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे हमारे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर या फिर यात्रियों का राजकुमार, या प्रिंस ऑफ ट्रेवलर या फिर हमारे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये उपाधि उनकी लंबी और विस्तृत यात्राओं को दिखाती है। ये उपाधि क्या? उनकी लंबी और विस्तृत यात्राएं थी, उनको दिखाती है कौन सी? यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ ट्रेवलर। द्वितीय शाक्य मुनि, तो यह उन्हें बुद्ध मतलब शाक्य मुनि के समान ही बौद्ध धर्म का महान प्रचारक और विद्वान मानता है। नीति का पंडित की बात करते हैं, उनकी गहन बुद्धिमत्ता और नैतिक सिद्धांतों के ज्ञान को दिखाता है। तो हमारे हेनसांग के 3 नाम थे, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर या फिर यात्रियों का राजकुमार, दूसरा द्वितीय शाक्य मुनि, तीसरा हमारा नीति का पंडित। अब हम देखेंगे हर्षवर्धन की पुस्तकों के बारे में। हर्षवर्धन क्या था? हमारे स्वयं एक विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन क्या था? एक बहुत ही महान शासक के साथ साथ विद्वान भी था और लेखक भी था। उन्होंने क्या संस्कृत में बहुत सारे नाटकों की रचना की थी। हर्षवर्धन ने क्या बहुत सारे नाटकों की रचना भी की थी। जैसे एक नाटक था हमारा कौन सा? नागानंद। नाटक का नाम क्या था? नागानंद। इसकी बात करें तो ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक था। नागानंद क्या एक बौद्ध प्रेरित नाटक है, जो हमारे बोधिसत्व जीमूत वाहन जीमूत वाहन के असाधारण त्याग और परोपकारी की कहानी को दिखाता है। कहानी में क्या होता है? एक गरुड़ मतलब जो एक विशाल पक्षी है, नागो मतलब सर्पों का भक्षण कर रहा होता है। इस कहानी में क्या होता है? एक गरुड़ नागो मतलब सांपों का भक्षण कर रहा होता है, जिससे क्या नागो का वंश खतरे में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे सांपों को खा जाना चाहता था एक गरुड़। इस स्थिति में बोधिसत्व जीमूत वाहन है जो स्वयं विद्याधर मतलब राजकुमार थे, नागों को बचाने का संकल्प लेते हैं और वह गरुड़ के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं नागों के बदले वह अपने शरीर को प्रस्तुत करते हैं कि मेरे शरीर को खा लो। मेरे शरीर का बलिदान देने के लिए वो अपने शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता जीमूत वाहन। उनके इस निस्वार्थ कृत्य, दया और प्रेम से गरुड़ प्रभावित होता है। गरुड़ अपने गलत कार्यों का पश्चाताप करता है और भविष्य में किसी भी प्राणी को न मारने का संकल्प लेता है। अंत में जीमूत वाहन की पत्नी मलयवती और उनके माता पिता के आशीर्वाद और गौरी कृपा से जीमूत वाहन दोबारा से जीवित हो उठता है और सभी नागों को दोबारा से जीवित कर दिया जाता है। यह नाटक है अहिंसा, करुणा या फिर और हमारे आत्म बलिदान के उच्च आदर्शों को, बौद्ध आदर्श है, उनको दिखाता है।
अगला नाटक आता है हमारा कौन सा, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका की बात करें, ये हमारे हर्षवर्धन के द्वारा लिखित रचित एक संस्कृत नाटक है। प्रियदर्शिका एक हल्का फुल्का मनोरंजक प्रेम नाटक है, जो हमारे कौशाम्बी के राजा उदयन और एक राजकुमारी प्रियदर्शिका उनके प्रेम कहानी का वर्णन करता है। तो किसकी कहानी है हमारी ये, कौशाम्बी के राजा उदयन और एक राजकुमारी प्रियदर्शिका के प्रेम कहानी के बारे में बताता है। राजा उदयन की बात करें तो कहानी क्या किसके इर्द गिर्द घूमती है, राजा उदयन के, जो पहले से ही रानी वासवदत्ता से विवाहित है, मतलब उनकी शादी पहले से वासवदत्ता से हो रखी है। किनकी, उदयन की। प्रियदर्शिका की बात करें तो प्रियदर्शिका कलिंग के राजा सुदृढ़ वर्मन की, क्या, जो हमारे कलिंग के राजा थे दृढ़ वर्मन, उनकी बेटी थी कौन, प्रियदर्शिका, जो हमारे एक युद्ध में हारने के बाद भटकते उदयन के राज्य में आ जाती है। एक युद्ध होता है, युद्ध में हार जाते हैं, हारने के बाद क्या है, जो हमारे दृढ़ वर्मन की बेटी है प्रियदर्शिका, वो भटकते भटकते क्या है, हमारे उदयन के राज्य में आ जाती है। उसे एक दासी के रूप में रानी वासवदत्ता की सेवा में रख लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो काम ढूंढ रही थी, खाना ढूंढ रही थी, तो दासी के रूप में वो काम करना शुरू करती है, किसके, रानी वासवदत्ता की सेवा करने के लिए लग जाती है। धीरे धीरे राजा उदयन और प्रियदर्शिका एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके प्रेम को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें रानी वासवदत्ता का ईर्ष्यालु स्वभाव भी शामिल था, जिसकी वजह से उनके प्रेम में बाधा पहुंचती है। अंततः देखें तो कई नाटकीय मोड़ आए और पहचान के खुलासे के बाद प्रियदर्शिका को की वास्तविक पहचान सामने आती है और राजा उदयन उनसे शादी कर लेते हैं। तो वासवदत्ता और प्रियदर्शिका दोनों से शादी कर लेते हैं कौन, हमारे उदयन। नाटक प्रेम, हास्य और दरबारी षड्यंत्रों का सुंदर मिश्रण दिखाता है। अगला नाटक आता है हमारे रत्नावली। रत्नावली की बात करें तो ये हमारे हर्षवर्धन के द्वारा रचित एक और संस्कृत नाटक है। रत्नावली भी क्या, राजा उदयन पर आधारित एक प्रेम नाटक है, लेकिन इस बार क्या कहानी उनकी रानी वासवदत्ता की दासी रत्नावली के इर्द गिर्द घूमती है। दासी कौन है, रत्नावली है, किसकी, वासवदत्ता की। और इस नाटक में राजा उदयन की एक और प्रेम कहानी दिखाई गई है। वासवदत्ता की दासी रत्नावली दरअसल क्या सिंहल मतलब श्रीलंका की राजकुमारी सागरिका होती है, जो एक समुद्री तूफान में खो जाने के बाद उदयन के राज्य में पहुंच जाती है। एक समुद्री तूफान आता है और वहां खो जाने के बाद क्या राज्य उदयन के राज्य में पहुंच जाती है और दासी के रूप में काम करने लगती है। राजा हमारे उदयन और रत्नावली एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन रानी वासवदत्ता के डर से उन्हें अपने प्रेम को छुपाना पड़ता है। नाटक में कई हास्यपूर्ण और नाटकीय स्थितियां बनती है जब उदयन और रत्नावली छुप छुप कर मिलते हैं। तो रानी वासवदत्ता को जब उनके प्रेम के बारे में पता चलता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होती है, लेकिन अंततः क्या रत्नावली की वास्तविक शाही पहचान सामने आ जाती है। इसके बाद सभी गलतफहमियां दूर हो जाती है और उदयन रत्नावली से भी शादी कर लेते हैं। तो उदयन की तीन रानियां हो जाती है, रत्नावली, हमारी प्रियदर्शिका और हमारी तीसरी कौन सी थी, वासवदत्ता। ये नाटक हमारे प्रेम, पहचान के भ्रम और खुशहाल अंत की कहानी को प्रस्तुत करता है। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन के दरबारी विद्वानों के बारे में। तो हर्षवर्धन के दरबार में कई विद्वान और कवि थे, जिन्होंने क्या साहित्य और कला को समृद्ध किया था। जैसे एक विद्वान थे हमारे बाणभट्ट। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का सबसे प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था। बात करें उनकी पुस्तकों की तो उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। एक किताब थी हर्षचरित। हर्षचरित की बात करें तो यह हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक जीवनी थी, जो उनके प्रारंभिक जीवन, राज्याभिषेक और सैन्य विजय के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करती है। ये मत तत्कालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। कौन सी, हर्षचरित। फिर आती है हमारी कादम्बरी। कादम्बरी की बात करते हैं, संस्कृत उपन्यास है, जिसे बाणभट्ट ने आरंभ तो किया था, लेकिन उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उसको पूरा किया था। और ये उनकी जटिल कथा संरचना और अलंकृत जो शैली है उसके लिए प्रसिद्ध किया कादम्बरी। और ये हमारे बाणभट्ट ने शुरू किया था, लेकिन उनके बेटे भूषण भट्ट ने पूरा किया था। तो हमारे क्या बाणभट्ट की कृतियां थी। तीसरी कृति आती है मेरे को चंडी शतक। तो ये देवी चंडी मतलब दुर्गा की स्तुति में गाए गए, ये लिखे गए 100 श्लोकों का संग्रह क्या, चंडी शतक। नाम में चंडी मतलब दुर्गा, शतक मतलब 100 श्लोक। अगले विद्वान आते हैं मयूर भट्ट। मयूर भट्ट क्या, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे और संस्कृत के कवि थे। क्या, संस्कृत के कवि थे और हमारे हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। उनके द्वारा सूर्य शतक नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें सूर्य की स्तुति में 100 श्लोकों का संग्रह है। तो नाम में सूर्य शतक मतलब 100 श्लोक है, किसकी स्तुति में, सूर्य देव की स्तुति में। अगले विद्वान आते हैं मातंग दिवाकर। मातंग दिवाकर की बात करें तो मातंग दिवाकर हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान था और ये एक दलित व्यक्ति था। हालांकि उनकी कोई प्रमाणिक पुस्तक हमें नहीं मिली है, लेकिन उनका दरबार में उपस्थित होना हर्षवर्धन के शासन में विद्वानों के प्रति सम्मान और जातिगत बाधाओं से परे जाकर प्रतिभा को पहचानने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, इस चीज को दिखाता है। हर्षवर्धन का काल भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, जो गुप्त साम्राज्य के बाद राजनीतिक एकीकरण, सांस्कृतिक विकास को दिखाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने
प्राचीन भारत का इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, उनके साहित्य के बारे में जानने की कोशिश की, उनके दरबारी विद्वानों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।